प्रिय छात्रगण तथा समस्त बंधुओं, आज हम चर्चा करने वाले हैं गृह विज्ञान, जिसका पेपर जो है हाई स्कूल में 6 मार्च को होने वाला है। और इस 6 मार्च में आप 70 में 70 लाएं। इस क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल बेस्ट है, मॉडल क्वेश्चन है जो बोर्ड द्वारा संचालित है। प्रश्न है 3 घंटे 15 मिनट 16 मिनट 15 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें पेपर को पढ़ने की समय 15 मिनट है तथा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रिय छात्र इसे बेहद तरीके से देखिए, छात्र और छात्राएं, तथा अच्छे अंक लाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न इस अभ्यास में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसमें कैसे अच्छे अंक लाएंगे परीक्षा में। साथ ही साथ आपकी आवृत्ति बनेगी, शैली बनेगी कि कोई भी एग्ज़ाम हो कैसे दिया जाता है, कैसे पेपर दिया जाता है। तमाम ट्रिक होगी जो इस वीडियो में आपको मिलेगी। धैर्यपूर्वक इसे पूरा वीडियो को देखिए कि किसी भी पेपर में कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है तथा कैसे हम 70 में 70 अच्छे अंक लाएं, जिसमें आपकी राइटिंग, सुंदरता आदि की बातें होंगी। तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। मैं एक एक करके आपको ट्रिक तथा महत्वपूर्ण बिंदु बताते रहूँगा। तो आइए हम चलते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंड में होंगे, खंड अ तथा खंड ब। खंड अ में 1 अंक के 20 विकल्प प्रश्न होंगे, जिसको ओमार पत्रक पर आपको देना होगा, तथा खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल ओमार दाता उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओमार पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उन्हें नहीं काटें या इरेजर या वाटनिटर का प्रयोग न करें कि उसे मिटाने की कोशिश करें। इसलिए जब भी आप ओमार शीट को भरते हैं तो बहुत सोच समझकर भरें तथा उस ओमार शीट पर आप बहुत स्वच्छपूर्वक भरकर अध्यापक को, कक्ष निरीक्षक को सौंपें। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित होंगे। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिस पर आपको व्याख्यात्मक टिप्पणी देना है। व्याख्यात्मक टिप्पणी आपको देना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते चले जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर आप समय नष्ट न करें। ये बोर्ड का निर्देश होता है कि आप उस प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा समय का न दें, जिससे आपकी हानि होगी। इसलिए जो प्रश्न आता है पहले उस प्रश्न को बढ़िया तरीके से हेडिंग, प्रश्नोत्तर देकर हल कीजिए। अब आता है क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी, जिसका हम एक एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको दे रहे हैं और स्वच्छ मस्तिष्क से इस क्वेश्चन को कीजिए। प्रश्न है, निम्न में से चेक सुरक्षित है। कौन सा चेक सुरक्षित होता है? देखें, हम क्रॉस चेक की बात करते हैं। क्रॉस चेक जो है तत्काल के लिए दिया जाता है। किसी व्यापारी को, किसी व्यक्ति को क्रॉस चेक करके दिया जाता है ताकि वो तत्काल भुना ले। वाहक चेक क्या होता है? और दोनों या कोई, तो इसमें दोनों वाहक चेक और क्रॉस चेक 2 चेक होते हैं। तो ये विकल्प आपका 4 दिया है। क्रॉस चेक, सुरक्षित चेक कौन होता है? वाहक चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, या दोनों होता है, या इसमें से कोई नहीं होता। तो इसमें से हमारा प्रश्न होगा कि कोई इसमें चेक नहीं है। वाहक चेक भी अलग होता है, क्रॉस चेक भी अलग होता है, दोनों ये हो नहीं सकते, कोई नहीं। अर्थात एक प्रश्न राइट कोई नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए क्या? चारपाई? हाँ, चारपाई भी प्रयोग की जा सकती है। डोली? नहीं। कुर्सी? नहीं। ठीक है, ये नॉट क्वेश्चन हो गए।
स्ट्रेचर, तो रोगी को हॉस्पिटल में ले जाते समय हम स्ट्रेचर का प्रयोग करते हैं, ये राइट क्वेश्चन है। जबकि चारपाई भी गलत साबित होता है, क्योंकि चारपाई जो है रोगी को नहीं ले जाया जाता है। इसी तरह से शुद्ध जल से होने वाले रोग, देखें, शुद्ध जल से रोग होने वाला पेचिश भी माना जाता है, पोलियो ये तो नहीं, हैजा ये भी नहीं, सभी तो अशुद्ध जल से होने वाला रोग पेचिश माना जाता है। राइट क्वेश्चन ये होता है। अगला, वॉशिंग मशीन से बचत होती है। आपको वॉशिंग मशीन घर में है और उस घर में आप वॉशिंग मशीन से कपड़े आपके परिवार धोते हैं, आपके बच्चे धोते हैं, तो उससे आपको क्या लाभ होता है? किसकी बचत होती है? समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, समय कम लगता है, साथ ही साथ मेहनत कम लगती है, सर्फ की सफाई, सर्फ की बचत होती है। इसलिए हम आंसर देते हैं, राइट आंसर होता है सभी। सभी में यह देखा जाता है, इसमें समस्त बचत वॉशिंग मशीन से बचत होती है सभी में, तो राइट आंसर होता है सभी। अगला क्वेश्चन आता है कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करते हैं? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। बर्फ़ का पानी पहला विकल्प, दूसरा बर्फ़, तीसरा ताज़ा पानी, घुली हुई बर्फ़ का पानी। तो ठंड स्पंज में घुली हुई स्पंज मानी जाती है। आंसर राइट होगा चौथा। इनके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वाटर फिल्टर में कोष्ठक होते हैं। क्योंकि जब भी वाटर मशीन देखी जाती है, वाटर मशीन जब फिल्टर किया जाता है तो उसमें 1, 2, 3, 4, तो उसमें जो बनावट उसकी होती है वाटर की, ठीक है, ये 4 तरह से होती है। 4 तरह की नलकाएँ होती हैं, एक दूसरे से मिली होती है, जिससे वाटर को शुद्ध किया जाता है। इसलिए आंसर होता है 4। मोतीझरा का संप्रायित काल होता है। मोतीझरा का संप्रायित काल क्या होता है? मोतीझरा का संप्रायित काल जो है 2 से 3 दिन होता है। अगला है क्वेश्चन कि रुधिर की शुद्ध किस अंग में होती है? क्योंकि पाचन रुधिर को ले जाता नहीं है, हृदय रुधिर को गति करता है, त्वचा रुधिर सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि फुफ्फुस अंग जो होता है, फेफड़ा जिसे कहते हैं, ये शुद्ध रुधिर अंगों तक पहुंचाता है, यानी शुद्ध करके देता है। तो शुद्ध रुधिर किस अंग में होता है? तो ये प्रश्न फुफ्फुस अंग में होता है, और हृदय जो है रुधिर को इधर उधर पहुंचाने का काम करता है। भोपाल की दुर्घटना किस का उदाहरण मानी जाती है? तो भोपाल की वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण, ये जन प्रदूषण माना जाता है, क्योंकि जो विस्फोट हुआ था वो बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में नारी की गति होती है। क्योंकि 8 से 14 वर्ष की आयु में नारी की गति स्पंदन 70 मानी जाती है, अर्थात 60 से 70 तक होती है। तलनी की विधि है। तलनी की विधि 3 विधियाँ मानी गई, उथली विधि, सूक्ष्म विधि और गहरी विधि। कुछ ऐसे चीज़ हैं जो गहराई में तले जाते हैं, कुछ ऐसी है जो ऊपर के तले जाते हैं, जैसे अंडे बनाना, आमलेट बनाना। गहरी तली जैसे कोई चीज़ भदेली में मीट वगैरह जो तलना। कुछ विधि ऐसी होती है जो सूक्ष्म विधि से कराई जाती है। तो इस तरह से ये विधि मानी जाती है। प्याज की पुल्टी किस पर बंधनी चाहिए? हाँ, प्याज की पुल्टी जो है मोछ पर बंधी जानी चाहिए। प्राकृतिक असंतुलन में कौन सा आपदा आती है? चूँकि प्राकृतिक आपदाएं सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, अचानक बाढ़ आ जाना, बंजर को भूमि हो जाना, भूमि बंजर हो जाना, ये तीनों क्वेश्चन राइट करता है
इसलिए सभी राइट आंसर होगा। सूती तंतु प्राप्त होते हैं किससे? रसायन से? नहीं। वनस्पति से? हाँ। पशुओं से? नहीं, कोई नहीं। तो सूती तंतु जो है प्राप्त होता है वनस्पतियों से प्राप्त होता है। 15 क्वेश्चन है, 6 रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो सीधी सी प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। लास्ट के इस वीडियो में हम आपको वो ट्रिक बताएंगे जिसमें आप 70 कैसे पाएंगे। आदर्श बजट माना जाता है। संतुलित बजट को जो है आदर्श बजट के नाम से जाना जाता है, जो संतुलित होता है। बचत घाटा कोई नहीं, ये नहीं होते हैं, इसलिए संतुलित बजट माना जाता है। अगला है, चेचक रोग फैलता है किससे? चेचक जल द्वारा, वायु द्वारा, रक्त द्वारा, भोजन द्वारा। तो चेचक रोग जो होता है यह जो है वायु द्वारा पहुंचता है, वायु द्वारा संपर्क में आने पर होता है। 18 क्वेश्चन है, भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रहने के लिए कक्ष में होना चाहिए क्या? कुर्सी, मेज, पाटा? नहीं, ये नहीं, छोटी चौकी होनी चाहिए। इसके बाद, शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? देखिए, कंकाल कई प्रकार के होते हैं। बाह्यतम होते हैं, अंतः होते हैं, अंतः में अस्थियां आती हैं, बाह्यतम में नाखून आता है, बाल होते हैं। तो शरीर की बाह्य स्तर पर पाए जाने वाले कंकाल बाह्य होंगे। ठीक है, राइट आंसर। श्वसन गति नाड़ी गति में संबंध, चूँकि एक मिनट में एक व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन 70 पल्स होती है, जबकि 1 मिनट में आदमी सांस 10 से लेकर 18 तक लेता है। अब इसी का अनुपात जो है 1:4 का संबंध होता है। तो सांस में 1:4 का अनुपात होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ब खंड। आइए हम देखते हैं। ब खंड में लचीले बजट से क्या समझते हैं? लचीले बजट, जब कोई बजट देश में पास होता है तो वह बजट जब न्यूनतम स्तर पर चला जाता है और न्यूनतम स्तर पर बजट पास किया जाता है उसे हम लचीले बजट कहते हैं। आदर्श बजट, लचीले बजट, संतुलित बजट, ये तमाम तरह के बजटें होते हैं जिसे माना जाता है। तो लचीला बजट जो न्यूनतम स्तर पर जारी किया जाता है, देश की अर्थव्यवस्था निम्न जब हो जाती है तो उसे लचीला बजट कहा जाता है। ओजोन परत का महत्व बताइए। देखें, ओजोन परत हमारे पृथ्वी के ऊपरी वायु में एक परत जम जाती है जिसमें अमोनिया नाइट्रेट, मोनोऑक्साइड आदि घिरी होती है और इसमें ओजोन परत जम जाती है। इसका महत्व है, हमें समय समय पर वातावरण, मौसम, पानी आदि प्राप्त होते हैं। नाप लेने वाली आपकी दो विधियाँ, पहला लीटर, दूसरा मीटर। ये लेने वाली दो विधियाँ हैं। जब कोई द्रव्य पदार्थ नापते हैं तो लीटर में नापते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ नापते हैं तो मीटर का प्रयोग करते हैं। नाप लेने वाली दो विधियाँ होती है, मीटर सेंटीमीटर, लीटर पर मिलीमीटर। मोच क्या है? जब कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसकी त्वचा में एक प्रकार का घटकनें आ जाती हैं, अर्थात ये सूज जाता है जिसे हम मोच कहते हैं और उसे चलने फिरने में तकलीफ़ उत्पन्न होती है, उसे हम मोच कहते हैं। खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है? हाँ,
खड़े होकर भोजन पकाने से जल्दी भोजन की देखरेख सही समय पर तथा कार्य आसानी से होते हैं। तो इसलिए खड़े होकर भोजन पकाने से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। समय की बचत कम होती है, कार्य जल्दी होते हैं, सारी सामग्री खड़े खड़े ले लेते हैं, ठीक है, और हम प्रति समय एक्टिव रहते हैं। ये सारी क्रियाएं जो है खड़े होकर भोजन पकाने में होती है। ठंडी सेक विधि क्या है? ठंडी सेक, जब किसी को अल्सर हो या किसी प्रकार की सूजन हो, आंतरिक हो जाती है, तो उन्हें ठंडे गर्म जल से और ठंडी सेक विधि अपनाई जाती है। जैसे बोतल में पानी भरकर ठंडे पानी को पेट में अगर किसी प्रकार की सूजन हो तो वहाँ पर लुढ़काया जाता है। ऐसी विधि जो है सेक विधि कहलाती है। क्वेश्चन 27 से 31 से लघु उत्तरी होंगे, जो 4 नंबर खो के 5 क्वेश्चन करने होंगे। कहा गया है 27वां क्वेश्चन में कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन पोषक तत्वों के सुरक्षा के उपाय। हम अपने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन युक्त के उपाय, सुरक्षा के उपाय हम कैसे सुरक्षित करेंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे। देखें, प्रोटीन जो है हमें दाल, सोयाबीन में अधिक प्रचुर मात्रा में मिलती है, जिससे हमें प्रोटीन युक्त भोजन हरी पालक हुआ, हरी सब्जियां हुआ, फल हुए तथा दाल हुए, सोयाबीन हुए, ऐसे पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए तथा जिससे हम शरीर सुरक्षित रह सके। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में आता अनाजें आते हैं। अब अनाज में जितने अनाजें हैं, जैसे जौ, बाजरा, चना, गेहूँ, ये सारे अनाज होते हैं। अनाज के रोटी पकाकर खाते हैं, विभिन्न तरह से सामग्री बनाकर खाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसे भोजन का निर्माण हमें करना चाहिए। अगला है शरीर में जल के कार्य। क्वेश्चन है शरीर में जल के कार्य। तो शरीर में जल के कार्य करने के लिए हमारा शरीर के संतुलन को स्थायी बनाता है, हमारी समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से तमाम कार्य शरीर में जल के कार्य होते हैं जो प्रतिदिन करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसी पर। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या एक साइकिल का मूल्य 1600 रुपया है, इसको 2000 में विक्रय कर दिया गया, कितना प्रतिशत लाभ हुआ? अब देखिए, लाभ बराबर 1600 तो 400 रुपये हुआ, 400 रुपये का 100 निकाल दीजिए, ठीक है। तो 4% का हमें इसमें लाभ हुआ, ठीक। इसके बाद खपाची का प्रयोग कब अब कहाँ किया जाता है? हाँ, जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है और उस समय हम उस हड्डी को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, औषधियाँ प्रयोग करने के लिए हम अगल बगल से उस हड्डी में बाँस की बीच में हड्डी, अगल बगल से बाँस की खपाची से इसकी बधाई करते हैं, जिससे कुछ दिन तक नियमित ये रह जाने से इसमें जोर आ जाता है, दृढ़ता प्रदान हो जाता है, मजबूती आ जाती है, इससे व्यक्ति चलने लगता है। तो खपाची का प्रयोग कब अब क्यों किया जाता है? तो खपाची का प्रयोग जब कोई किसी व्यक्ति के आंतरिक भाग या हाथ पाँव कोई टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, वैसे समय खपाची का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भोजन पकाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? भाई देखिए, भोजन पकाने का उद्देश्य समझाइए। हाँ, भोजन पकाने में हमारे परिवार का भरण पोषण करने के लिए भोजन पकाया जाता है। भोजन में हमारी जीवन की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं, जिसे भोजन करना अनिवार्य होता है। तो इसलिए मानव के समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसे हम भोजन करते हैं। और भोजन की आवश्यकता तभी होती है जब हमारी शरीर की ऊर्जाएं क्षय होती हैं। तो इस तरह से भोजन पकाना अनिवार्य उद्देश्य समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है 32 से 34 तक, ये दीर्घ क्वेश्चन होंगे। परिवार व्यय क्या है?
भाई देखिए, परिवार व्यय को प्रभावित करने वाले कारक निम्न कारक है। परिवार व्यय क्या है? संयुक्त परिवार में होने वाले खर्च को पारिवारिक व्यय कहते हैं। संयुक्त परिवार में होने वाले खर्च को पारिवारिक व्यय कहते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जिसमें बहुत कारक हैं। सामाजिक कारण हैं, सांस्कृतिक कारण हैं, ठीक है, वर्किंग कारक है। ये कारक जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे समाज स्तर पे कपड़ा, ओढ़ना, पहनना, खाना पीना, सामाजिक धार्मिक संस्थान, जैसे किसी प्रकार का मेला देखने जा रहे हैं, किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, ये सब प्रभावित होते हैं। कहीं नाते रिश्तेदारी जा रहे हैं, आने जाने में जो खर्च होता है, ये क्या है? सब कारक हैं और पारिवारिक व्यय के कारण होते हैं। तो इस तरह से इसके प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। गृह गणित क्या है? घर की गणित किसे कहते हैं? अगला है भोजन परोसने की विधि विस्तार से समझाइए। तो चूँकि भोजन परोसने की विधि देखें, निम्न विधि है। पहला, भोजन परोसने की विधि खेप विधि है, ठीक है, चालन विधि है, आदि विधियाँ ऐसी हैं जो भोजन परोसने की विधि कहलाती हैं, जिसमें कुछ चार्ट हैं, उसको कैसे परोसा जाता है, भोज्य पदार्थ है कैसे परोसा, द्रवी पदार्थ हैं उसको कैसे हम परोसते हैं। ये तमाम विधियां हैं और तमाम प्रकार की विधियां हैं, तमाम प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं जिसको हम समय समय पर लेते हैं, समय समय से उसका जो है निर्वहन करते हैं। रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान कर देना चाहिए? अथवा क्वेश्चन वाला है, अथवा में कहा कि रोगी का आहार तैयार करते समय हमें किन किन बातों का होना चाहिए। क्योंकि रोगी का आहार तैयार करते समय किन बातों पर ध्यान होना चाहिए? नंबर 1, रोगी युक्त भोजन हो जैसा रोगी को चाहिए। दूसरा, भोजन साफ सुथरा हो। तीसरा, भोजन पोषण युक्त हो। चौथा, विटामिन से परिपुक्त हो। पांचवा, रोगी के जैसे युक्त हो भोजन वैसा देना चाहिए। ये तमाम तरह के ध्यान देना चाहिए। रोगी को कैसे भोजन दें, रोगी की बीमारी के आधार पर भोजन दें, तो इन बातों का ध्यान हमें देना चाहिए। घर में सिलाई करने से गृहिणी का क्या लाभ होता है? हाँ, और इसका ज्ञान होना चाहिए। देखें, घर में सिलाई गृहिणी का लाभ निम्नलिखित है। पहली बात, अपने परिवार के समस्त बच्चों के कपड़े की सिलाई करती है। दूसरा, अपनी पारिवारिक आय भी बढ़ाती है। तीसरा, गृहिणी जो है यदि प्रशिक्षित हो गई तो और लोगों के मार्केट में अपने घर पर एक छोटा सा दुकान खोलकर आजीविका चला सकती है। इस तरह से गृहिणी सिलाई करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। गृहिणी का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, सिलाई करते समय गृहिणी प्रशिक्षित होनी चाहिए। यदि प्रशिक्षित रहेगी तो ज्ञान रहेगा और वह अपने कार्य को सरल तरीके से कर लेगा। तो इस तरह से आप इस एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को बहुत दृढ़पूर्वक सोच करके समझ करके दें और 70 में 70 लाएं। राइटिंग फ्रेश होनी चाहिए। प्रश्न लिखते समय क्वेश्चन के जो है नमूनों जो बुक है, बुक में इतना इधर छोड़कर इतना इधर छोड़कर बीच में हेडिंग दें, प्रश्नोत्तर लिखें, उसके बाद आंसर लिखें, इसके बाद यहाँ PTO कर दें, PTO या टर्नओवर लिख दें। ठीक है, यहाँ इधर 6 इंचियाँ लेते जाएं और यहाँ से इसको खींच दें, यहाँ से इसको खींच दें। अब इतने में जो है सुंदर राइटिंग से बनाकर लिखें, हर स्टेप को समझते रहें। यहाँ से यहाँ लाइन स्टार्ट किया, यहाँ तक, यहाँ फुल स्टॉप लग गया। अब यहाँ 2 लाइन नीचे छोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए PTO, पन्ना पलट दीजिए। इस तरह से कार्य बहुत आसानी से कीजिए, जिसमें 70 में 70 लाइन। तो राइटिंग की मार होगी तथा कुछ शब्दों की मार होगी। शुद्ध शब्द होना चाहिए, शब्द जो है त्रुटियुक्त नहीं होना चाहिए, आदि चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा लाइक और कमेंट कीजिए।